हेलो स्टूडेंट्स, गोइंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस सीबीएसई सैम्पल पेपर और जो कि है बेसिकली 24-25 सेशन के लिए फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है इन सम रीजन एंड ए वहाँ पर ओरिजिन है और बी द पॉइंट है एक्स एक्सिस पर एट एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और सी एक और पॉइंट है वहाँ पर, वो है वाई एक्सिस पर at y equal to 1 centimeter. So then the potential at A, B, C satisfy which relation? So students, electric field is basically in the x direction और A point जो है वो origin पर है, this is our x direction, और B point जो है वो 1 सेंटीमीटर पर है also on the x axis, और C point जो है वो y axis पर है also at the 1 सेंटीमीटर। तो बेसिकली A और C तो बिल्कुल आमने सामने है, तो A और C का पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड पॉइंट C जो होगा वो सेम होगा। और अपना लाइक वी नो दैट कि जो पोटेंशियल है दैट फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पॉइंट बी का पोटेंशियल पॉइंट ए के पोटेंशियल से कम होगा। सो वी कैन से दैट वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है उससे हो जाएगा, वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंडक्टिंग वायर है, कनेक्ट करता है दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स को जिनका रेडियस देके रखा है सच दैट दे अटेन इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो दो हमारे पास बेसिकली दो स्फीयर्स हैं, रेडियस उनके दिए हैं, उनको हमने एक वायर से जोड़ा, कंडक्टिंग वायर से, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्फीयर्स इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू द रेडियाई। तो बेसिकली डिस्टेंस बहुत लार्ज, इट मीन्स दैट वी कैन ट्रीट दैम एज अ पॉइंट चार्जेस एंड हमें रेशो निकालनी है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एट द सरफेसेज ऑफ द स्फीयर्स। देखिए दे आर इन इक्विलिब्रियम, उनको वायर से जोड़ा गया है। सो इक्विलिब्रियम मीन्स लाइक नाउ बोथ हैव द सेम पोटेंशियल। सो एट इक्विलिब्रियम बोथ हैव द सेम पोटेंशियल। तो एक स्फीयर का पोटेंशियल हो जाएगा के Q1/R1 एज बोथ आर, उनका जो डिस्टेंस है सेपरेशन का बहुत ज़्यादा है उनके खुद के रेडियाई के सामने, तो उनको हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर रहे हैं। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है के Q1/R1। सो इक्विलिब्रियम में दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, तो दूसरे का पोटेंशियल होगा के Q2/R2। सो पोटेंशियल इज सेम देयर। यहाँ से हम उनके चार्ज के बीच का रिलेशन निकाल लेंगे, लाइक Q1/Q2 कैन बी रिटन एज R1/R2। इसे हम नोट कर लेते हैं। नाउ पूछी गई है स्टूडेंट्स उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशो। सो 1/2 रेशो पूछा गया है, फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड की इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशो पूछी गई है, जिसका फॉर्मूला सिंपली पॉइंट चार्ज के लिए होगा के Q1/R1 का स्क्वायर, और E2 की वैल्यू होगी के Q2/R2 का स्क्वायर। सो के से के कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा Q1/R1 स्क्वायर एंड इट इज़ R2 स्क्वायर जो है ऊपर चला जाएगा और साथ में बचेगा Q2। तो देखिए हमने पहले ही निकाल रखा था फ्रॉम द गिवन कंडीशन कि Q1/Q2 जो है वो R1/R2 के बराबर है। सो वी कैन राइट इट एज R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, और Q1/Q2 को हम लिख सकते हैं R1/R2। तो एक R1 कट जाएगा, एक R2 भी कट जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ R2/R1। सो दैट इज R2/R1। तो यहाँ से हमारी ऑप्शन जो है इसकी भी बी बन रही है। सो बी इज द आंसर फॉर द सेकेंड प्रॉब्लम। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये प्रॉब्लम है एम्पीयर सर्कुलर लॉ से रिलेटेड, बहुत ही जनरल प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। सो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका रेडियस ए है, करंट आई है, करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्रॉस सेक्शन में। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट A/2 अबव द सर्फेस ऑफ वायर और एक बार एट अ पॉइंट A/2 बिलो इट सर्फेस। तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है कि इसमें आप यूज़ करेंगे एम्पीयर सर्कुलर लॉ, दैट इज B.dl इज इक्वल टू μ0I। ओके, सो जब आप देखिए स्टूडेंट्स वायर के बाहर जाएंगे, ओके, आप जब आप वायर ड्रॉ करोगे इस तरह से जिसका यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका रेडियस ए है, आपसे कहा गया है एट अ पॉइंट A/2 अबव। ओके, A/2 अब जब कहेंगे तो आप ये अपना एम्पेरियल लूप बनाएंगे। तो जो आपका एम्पेरियल लूप का रेडियस रहेगा वो रहेगा A+A/2। तो यहाँ पर dl की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आता है 2πr, बट जो आप अगर बाहर निकाल रहे हैं A/2 ऑफ द सरफेस निकाल रहे हैं तो रेडियस बन जाएगा A+A/2, दैट इज़ 3A/2। सो यहाँ आ जाएगा 3A/2 इज इक्वल टू μ0। अब आपसे वायर के बाहर फील्ड पूछा गया है, तो आपका एम्पेरियल लूप पूरी वायर को एनक्लोज कर रहा है, तो उसमें मान लेते हैं करंट जो उसमें आई है, दिया हुआ है करंट आई है, तो आपका फर्स्ट फील्ड जो है वो मिल जाएगा आपको। सो वो मिल जाएगा, इसको मैं B1 नाम दे देता हूँ। सो यहाँ पर आउटसाइड द वायर A/2 अबव मुझे फील्ड मिल जाएगा, दैट इज़ ये देखिए 2 से 2 इसको कैंसिल कर देते हैं और ये अपने पास बचेगा μ0I/3πa। सो दैट इज़ द फील्ड आउटसाइड। ओके, यहाँ सिंपल है कि आपका एम्पेरियल लूप पूरी तार को एनक्लोज कर रहा है, तो आपका करंट एनक्लोज सीधा सीधा आई आ जाएगा। अब आप जाएंगे एक पॉइंट पे, आपको फील्ड निकालना है जो पॉइंट तार से A/2 नीचे है, यहाँ है। अब
इस पॉइंट का नाम मैं सी रख देता हूँ। तो यहाँ अब आपको निकालना है, तो अंदर आपको एक छोटा एम्पेरियल लूप लेना पड़ता है। तो आप जो B2 निकालेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज़ B2 इंटीग्रल वही DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश हो जाएगा यहाँ पर करंट एनक्लोज्ड। उसको हमें सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे उस करंट एनक्लोज को निकाला जाता है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मेरी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी B2 इंटू, तो अभी मेरे को फील्ड निकालनी है तार के सरफेस से A/2 नीचे, मतलब अब जो मेरा एम्पेरियन लूप बनेगा उसका रेडियस रहेगा A/2। तो DL की इंटीग्रेशन आएगी 2 पाई, रेडियस की जगह लिखा जाएगा A/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पेरियन लूप थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन जो हाई करंट है। लेकिन अब हमें देखना है कि हमारे एम्पेरियन लूप ने कितना करंट एनक्लोज किया है। तो वो कैसे निकाला जाता है, लाइक आपकी जो पूरी वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई ए स्क्वायर फ्रेंड्स। पाई ए स्क्वायर में एनक्लोज हो रहा है आई करंट, तो यूनिट एरिया में एनक्लोज होगा I upon pi a square. This is the current enclosed by the unit area. Now you have to calculate the current enclosed by your Amperian loop. आपका जो एम्पेरियन लूप है उसका एरिया है पाए A/2 का स्क्वायर, दैट इज पाए A² बाय 4। ये आपके एम्पेरियन लूप का एरिया है बिकॉज उसका रेडियस A/2 है। तो यूनिट एरिया में एनक्लोज हो रहा है I/πa²। तो आपके गिवन एरिया में एनक्लोज होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा πa² बाय 4 के साथ। तो ये कट जाएगा, तो आपका एम्पेरियन लूप एनक्लोज कर रहा है I/4। आपका एम्पेरियन लूप I/4 एनक्लोज कर रहा है। तो देन यहाँ पर मैं करंट एनक्लोज की जगह I/4 लिखूंगा। ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप डायरेक्टली भी वहाँ पर सॉल्व इसे कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर अगेन 2 से 2 कट जाता है स्टूडेंट्स, और अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनती है दैट इज़ B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहाँ नीचे ऑलरेडी एक 4 है, सो इट इज़ 4 पाई ए। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के नीचे। तो हमसे रेशो पूछी गई है, तो रेशो निकाल लेते हैं, B1/B2 कर लेते हैं। सो B1/B2, B1 की वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई ए, और B2 की वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। आपको ध्यान रखना है कि आपका एम्पेरियन लूप कितना करंट एनक्लोज कर रहा है। अगर आप तार के बाहर हैं तो आपको सिंपली आप पूरी वायर को एनक्लोज कर रहे हैं तो उस समय आप पूरा ही करंट एनक्लोज कर रहे हैं, लेकिन अंदर के वक्त आपको ध्यान देना है। सो मिनट टाइम कट जाएगा, पाई ए कट जाएगा, तो इट इज़ बेसिकली 4/3। तो 4/3 स्टूडेंट्स, सी जो है इसका आंसर है 4/3 इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द डिफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो है साउंड वेव्स एज वेल एज लाइट वेव्स। सो डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिनन लाइक बेंडिंग ऑफ लाइट around the corners, so is called as the diffraction. Like after the diffraction you are going to see the light waves or the light in the region where you are expecting the shadow there, so that is the diffraction. So it is basically the bending of light around the corners or some obstacle, and it is prominent when the size of obstacle becomes comparable to the wavelength, or if we can say that uh, that is wavelength is near or smaller than the obstacle. सो ये ऑब्जर्व होता है लाइट वेव्स के लिए भी और साउंड वेव्स के लिए भी। साउंड ऑल्सो गेट डिफ्रैक्टेड अराउंड द कॉर्नर्स, जो कि आप ऑब्जर्व भी करते होंगे। तो साउंड वेव और लाइट वेव दोनों जो है वहाँ उनके साथ डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होता है। तो 4 का आंसर ऑप्शन डी है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, सेपरेशन दिया है, और यहाँ पर उनका जो लाइक इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स वेरीज एट द रेट ऑफ 10⁻8 वोल्ट पर सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट करंट ID, इसका फॉर्मूला रहता है CdV/dt। ओके, तो आपको सबसे पहले कैपेसिटेंस सॉल्व करना होगा। कैपेसिटेंस हो जाएगा सिंपली ε0A/d स्टूडेंट्स, और dV/dt आपको क्वेश्चन में दिया है 10⁻8। सो ε0 8.85, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 10⁻−12, एरिया दिया है 0.001, और जो सेपरेशन दिया है प्लेट्स के बीच में 0.0001, और यहाँ है 10⁻8। तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 यहाँ से, और एक पावर यहाँ से चली जाएगी आपके पास, तो आपके पास बचेगा 8.85 10⁻−11 इंटू 10⁻8। 10⁻8 है ये dV/dt, यहाँ पर CdV/dt। सो ये फॉर्मूला रहता है, तो यहाँ से ये बच जाएगा अपने पास 8.85 10⁻−3। सो 10⁻−3 ऑप्शन ए जो है इसका
सही आंसर है -3। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एलसीआर सर्किट है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर सभी के अक्रॉस 10 वोल्ट ईच है और कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किटेड। इफ इट इज शॉर्ट सर्किटेड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी। देखिए पहले तो गिवन है अपने पास की लाइक एक तो ये सीरीज सर्किट है और हम जानते हैं कि सीरीज सर्किट में जो करंट है वो सभी सर्किट एलिमेंट में से सेम रहेगा और यहाँ दिया गया है कि सभी में से वोल्टेज भी सेम है। इसका मतलब सभी की रेजिस्टेंस भी सेम होगी। एज वी जनरली नो दैट कि V इज इक्वल टू आई आर। सो करंट सेम है और कह रहे हैं वोल्टेज सेम है, तो ऑब्वियसली सभी की रेजिस्टेंस भी जो है वो सेम रही होगी। सो लाइक वी नो दैट कि अगर रजिस्टर की बात करता हूँ तो उसके क्रॉस वोल्टेज आई आर होता है और कैपेसिटर के क्रॉस बात करता हूँ तो आई इंटू उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और सिमिलरली फॉर द इंडक्टर उसकी जो अपनी वोल्टेज है वो आ जाएगी आई इंटू एक्स एल। सो ऑब्वियसली सीरीज़ है, आई सेम है, सो मैं कह सकता हूँ आर इज इक्वल टू एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास गिवन है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम सर्किट के इम्पिडेंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। सर्किट के इम्पिडेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वेयर। लेकिन एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू जो है वो आर के बराबर है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो मैं यहाँ पर अगर एक्स एल एक्स सी को आर और आर लिखता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। सो आई कैन से दैट कि जो सर्किट की इम्पिडेंस है वो सिंपली आर के बराबर है। जेड जो है अपने पास आर के बराबर है। सो यहाँ से हम सर्किट का जो एलसीआर सर्किट है वहाँ पर जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और टोटल वोल्टेज फ्रेंड्स, एज वी नो दैट टोटल वोल्टेज सिंपली I multiplied by Z, or we can say that here basically your Z is R। आपका Z R ही है, सो V इज इक्वल टू आई आर आप लिख सकते हो। और अगेन आई आर इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर देयर, रेजिस्टेंस देयर, और वो 10 दिया है। तो यहाँ से हमें पहली चीज़ ये पता चलती है कि जो वोल्टेज है सर्किट में, जो नेट वोल्टेज है सर्किट में, वो अपने पास 10 वोल्ट है। ये हम यहाँ से नोट कर लेंगे। अब हम कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ओके, तो कैपेसिटर सर्किट से हट जाता है, तो कैपेसिटर के हटने पर सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो बदल जाती है। तो Z की वैल्यू आ जाती है आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी स्क्वेयर फॉर्मूला रहता है। लेकिन कैपेसिटर को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, सिंपली एक वायर है, तो यहाँ पर आप एक्सएल लिखोगे, बट एक्सएल एज वी नो दैट एक्सएल तो आर के ही बराबर है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा सिंपली आर का स्क्वायर। तो ये शॉर्ट सर्किट करने पर सर्किट की इम्पिडेंस बदल जाती है जो कि बन जाती है आर रूट टू, और दिस इज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। नाउ अब हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। सर्किट सीरीज ही है बट कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके शॉर्ट सर्किट होने पर सर्किट की इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू आर रूट टू बन चुकी है। अब मुझसे पूछी जा रही है व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, VL मुझसे पूछा जा रहा है। तो VL का फॉर्मूला होगा, ऑब्वियसली वोल्टेज का फॉर्मूला होगा I मल्टीप्लाइड बाय एक्स एल, दिस इज़ द वैल्यू। तो यहाँ से इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। VL की वैल्यू आ जाएगी, VL वो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज करंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सएल, एंड वी नो दैट एक्सएल की वैल्यू तो आर है, वो थोड़ी चेंज होगी। लेकिन अब बारी आती है कि अब सर्किट में करंट क्या होगा। किसी भी सर्किट में अगर मैं करंट लिखता हूँ, करंट इज सिंपली द नेट वोल्टेज देयर बिकॉज दिस आई इज द करंट देयर। सीरीज में जो करंट चल रहा है उसकी वैल्यू है इज आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट देयर। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैन बी रिटन, देखिए मैंने ये करंट के लिए फॉर्मूला लिखा है। ओके, करंट को मैं लिख सकता हूँ टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और जिस टोटल रेजिस्टेंस को हम इम्पिडेंस कहते हैं। और टोटल वोल्टेज की जो वैल्यू है वो अपने को पता थी पहले से, वो 10 थी। और नाउ जो Z की वैल्यू है वो है R अंडर रूट टू, और XL की वैल्यू भी है R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज़ सिंपली 10 अपॉन रूट टू। सो 10 अपॉन रूट टू अपने को दे के रखा है ऑप्शन नंबर सी। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप फटाफट भी से कर सकते हैं। जब भी आपके पास सीरीज सर्किट हो, तीनों एलिमेंट्स आपके सबके क्रॉस सेम वोल्टेज हो, तो जो वोल्टेज वहाँ पर 10 है वही बेसिकली आपके सोर्स की वोल्टेज है। ओके, सो सी इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मैच द फॉलोइंग है, तो हमें देखना है अपने लाइक देखिए पहला ऑप्शन इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड रेडिएशन इज बेसिकली ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये इसका उसका प्रोडक्शन है। तो 1 जो है वो S से मैच कर रहा है, तो 1S, ये दो ऑप्शन तो सीधे गलत हो गया, आपको B और D में चेक करना है। लाइट की बात करते हैं स्टूडेंट। लाइट जो होता है, लाइट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स emit light when they move from higher to lower energy levels, they emit the
they lose the energy in the form of light, so that light is basically Q के साथ बिलोंग कर रहा है। तो मेरा जो आंसर होगा उसमें 3 जो है लाइट जो है वो Q के साथ चलेगा, पहला इसके साथ चलेगा, यहाँ पहला इसके साथ दोनों के साथ है, लेकिन तीसरा Q के साथ B ऑप्शन में है, तो ऑब्वियसली यही सही होगा। सो B इज़ द आंसर, लाइक 1S। और फिर हम बाकी भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, लाइक 2 को P के साथ किया गया है, रेडियो वेव्स, रैपिड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स, and then obviously microwave klystron valve. So B is the answer for this MCQ number 7. So आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज d when it moves with speed v towards the nucleus। और एक और अल्फा पार्टिकल है, उसको हायर एनर्जी से भेजा है और उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है d/2, और उससे पूछा गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल इन दिस केस। सो पिछले पार्टिकल की स्पीड की टर्म्स में ही आंसर निकालना है, मतलब v की टर्म्स में ही आंसर निकालना है। देखिए जब भी आपने इसको डिराइव किया होगा, लाइक व्हेन पार्टिकल इज एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है, लाइक उसको हम इक्वेट करते हैं इन द पोटेंशियल एनर्जी। जब भी पार्टिकल लाइक न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा होता है, सो एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच इट्स काइनेटिक एनर्जी बीइंग इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है KQ/R, वहाँ Q की जगह आप लिखते हैं ZE चार्ज ऑफ न्यूक्लियस अपॉन R, एंड जो भी आप पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप अल्फा पार्टिकल कर रहे हो तो आप यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का चार्ज पुट कर देते हो, अल्फा पार्टिकल का चार्ज पुट कर देते हो। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बाकी सारे फैक्टर जो हैं वो कांस्टेंट हैं, और अपना जो डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच का रिलेशन है वो बेसिकली वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, 1/v स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। सो आई कैन से दैट। तो पहले केस में लाइक मैं यहाँ लिख सकता हूँ दैट डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अपना पहला जो केस है उसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच जो है वो दे के रखा है d, सो आई कैन राइट d इज इक्वल टू सम कांस्टेंट upon, this is some constant there, so because I put the remove the proportionality, I put the constant because all the terms are constant there. So distance of close approach can be written as constant upon, शुरू में आपकी पहली बार आपकी स्पीड v थी, so I can write as v²। ओके, देन आप पार्टिकल को हायर एनर्जी से प्रोजेक्ट करते हो तो उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच देके रखा है d/2। तो सेकंड केस में क्लोज अप्रोच डिस्टेंस है d/2, सो अगेन सम कांस्टेंट इज देयर। नाउ व्हाट इज द स्पीड, उसको मैं v' लिख लेता हूँ, या v' ही लिख लेता हूँ। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट दैट v', सो आई सिंपली टेक द रेशियो ऑफ द इक्वेशन। सो यहाँ से बन जाएगा अपने पास स्टूडेंट्स, हम ऐसा करते हैं कि लाइक फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, सो वील गेट कांस्टेंट अपॉन v² अपॉन कांस्टेंट अपॉन v'², और राइट हैंड साइड में आ जाएगा अपने पास d डिवाइडेड बाय d/2। तो d से d कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स अपने पास, और ये कांस्टेंट से कांस्टेंट भी कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैविंग v' इज इक्वल टू, ये जो अपने पास 2 है ये चला जाएगा ऊपर, और यहाँ से जो v² है वो चला जाएगा उधर। सो इट इज़ 2v, v' इज इक्वल टू 2v², सॉरी दिस इज v²। सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मैं v' का आंसर लिख सकता हूँ, इट इज़ √2v, v' इज √2v। तो √2v जो है अपना ऑप्शन बी में आंसर है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस problem that is related to distance of close approach. So remember that distance of close approach is proportional to 1/velocity का square. So B option is the answer for that 8th question. सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि रखा गया है सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर, रेडियस 6 दे के रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज। सो बेसिकली ये जो केस है अपने पास ये बन गया डेंसर से रेरर का, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेरर। सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज देयर। ऑब्जेक्ट जो रखा गया है एट द सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस, तो यहाँ रखा गया है ऑब्जेक्ट, तो आपको पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज। सो इट इज अ केस ऑफ डेंसर टू रेरर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस सरफेस, दिस टाइप ऑफ सरफेस इज देयर। सो रेज आर गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर। तो डेंसर टू रेरर का जो एक्सप्रेशन रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, लाइक अगर मैं डेंसर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 लेता हूँ, रेरर के 1 लेता हूँ, तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है μ2/u प्लस μ1/v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। सो आफ्टर पुटिंग ऑल द साइन कन्वेंशन प्रॉपरली वी कैन गेट आर आंसर। सो μ2 लाइक अपना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर का है, सो जिसको कि 1.5 दिया गया है, आई कैन राइट इट एज 3/2 फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ईजिली हो जाएंगी। इसको मैं लिख लूँगा यहाँ पर फ्रेंड्स, μ2 की जगह लिख लूँगा मैं 3/2। ओके, और u की वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट इज़ लाइक फ्रॉम हेयर, ऑब्जेक्ट जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, सेंटर पर रखी गई है। सो आई विल पुट विद द साइन -6 देयर।
आगे चलते हैं, μ1 बाहर एयर है, दिया नहीं गया है बेसिकली, सेंटर ऑफ अ ग्लास फिर, सो आउटसाइड नहीं है तो वी सिंपली एज्यूम कि एयर है। सो 1/v हमें निकालना है, μ1 1 है और μ2 जो है वो 3/2 है, और रेडियस ऑफ जो इसका आर है, स्फीयर ऑफ रेडियस, वो भी हमें गिवन दे के रखा है 6 सेंटीमीटर ही है, तो आर को हम इसका 6 ही ले लेंगे। सो with the proper sign of -6 there. So because like rays are going like that, so this is r there, r is also 6 there. तो स्टूडेंट्स अभी से हमें सॉल्व करेंगे और v निकाल लेंगे, तो ये माइनस कट जाएगा यहाँ पर, तो 3/12 हो जाएगा, प्लस 1/v हो जाएगा, और ये 2 माइनस, इट इज़ लाइक 2 -3, 2 चला जाएगा नीचे, दैट इज़ ऑल्सो -12, जो कि बन जाएगा -1/-12, माइनस माइनस कट जाएगा। सो 1/v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/12 माइनस 3/12, सो 12 एलसीएम है, सो इट इज़ 1 माइनस, इट इज़ 3/12, सो इट इज़ -2/12, और वी कैन से दैट -1/6। सो ऑब्वियसली हमारे पास सीधे सीधे अपना v का आंसर आ चुका है, v इज़ -6 देयर, सो -6 इज़ द आंसर फॉर द v देयर, बट यहाँ पर सिंपली साइन नहीं है, सीधा सीधा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, 6 सेंटीमीटर इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स 10th प्रॉब्लम की तरफ। सो 10th प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, लाइक कलर्स ऑब्जर्व्ड ऑन सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क इज ड्यू टू। सो इसका जो सही आंसर है वो है डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन एज पीछे भी क्वेश्चन आया डिफ्रेक्शन के ऊपर, when light encounter some obstacle or some aperture there, it get bend around that corners is called diffraction. So basically जो CD है स्टूडेंट्स, वहाँ पर बेसिकली देर आर मैनी फाइन सर्कुलर लाइन्स देयर, और जो सर्कुलर लाइन्स हैं बेसिकली वो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग उसको कहा जाता है, ग्रेटिंग की तरह काम करती हैं, एक स्लिट की तरह काम करती हैं, एंड यू विल गेट देयर डिफ्रेक्शन। सो कलर्स अगर आप ऑब्जर्व करते हो CD के ऊपर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ्रेक्शन फिनोमिनन। आगे चलते हैं 11 नंबर पे, द डोपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम्स डिपेंड्स ऑन, तो डोपिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि अवेलेबल रहेंगे कंडक्शन के लिए आफ्टर डोपिंग योर सुटेबल डोपेंट्स, वो बेसिकली डिपेंड करते हैं डोपिंग लेवल के ऊपर। सो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, टेम्परेचर के ऊपर नहीं डिपेंडेंस रहेगा। जितना जैसे आप अगर पेंटावेलेंट की डोपिंग करते हो तो एक पेंटावेलेंट के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है कंपेरेटिव टू अदर इलेक्ट्रॉन्स देयर। पेंटावेलेंट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 4 जो हैं वो बॉन्डिंग में आ जाते हैं और 1 इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन देयर। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन के लिए अवेलेबल है बाय द डोपेंट एटम्स, नॉट बाय द होस्ट मटेरियल, बाय द डोपेंट एटम लिखा गया है, सो दे आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द डोपिंग लेवल देयर। सो 11 का आंसर है ऑप्शन ए। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स इस सैम्पल पेपर के आखिरी एमसीक्यू की तरफ, सो 12वें प्रश्न की तरफ। सो कॉपर वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक its radius decrease by 0.1%, then the percentage change in the resistance is approximately. So basically you are decreasing the radius, so like you know that r is equal to rho l upon a, so you are decreasing the area and obviously the resistance will increase there, so change in the resistance is approximately, it should be in the positive, so positive will be the answer there. तो इसे सिंपली हम जो है परसेंटेज चेंज से कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक वी जस्ट हैव टू राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेडियस। ओके, रो और एल जो है, देखिए आप अगर रेडियस बदलेंगे ऑब्वियसली लेंथ पे असर पड़ेगा, बट वी नो दैट वॉल्यूम इज द कांस्टेंट देयर। if you increase the radius, increase the length, change the radius, your volume of the wire is constant. So volume, as we know that volume is area into length, so like I can write length in terms of volume and area, so it can be written as v upon a. So I, in place of length I can put volume, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर area, एक area already है, so it is a square. Now these two terms are the constant, so I can say that resistance is like proportional to 1 by a square. So here like area is simply pi r square, so उसका भी square है, so I can write resistance is proportional to 1 upon r4 there. So now I can find the percentage change in the resistance very easily. So it is simply delta r by r multiplied by 100%. So it is basically equal to, as you have studied in error in your 11th class, how to solve these type of problems. So it is 1 upon r4, so I can write it as 4 times delta small r upon r. So delta r upon r into 100%, that is basically given to us. Change in the radius, it is 0.1%, so I will put here 4 into 0.1%, so it is written as 0.4%. So 0.4%, option C, plus 0.4%, because as you decrease the radius, that resistance will increase there. So option C is the correct answer for this 12th problem. Thank you very much.